मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और युवा को जिस तरह से बरगलाया है पिछली सरकार ने, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। ये तो अखिलेश जी का अपना एक वो था कि कौन भारी पड़ेगा, क्योंकि भानु प्रताप जी दिल्ली से आए हुए थे और अतुल प्रधान जी उनकी जो अपनी जाति वोट हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। देखिए, मेरठ आप लोकसभा सीट पर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ है। सुनीता वर्मा जी जो इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है वो जीत रही हैं। रामायण में वो राम का किरदार अदा करते हैं, एक सीरियल में, नाटक में वो एक कलाकार हैं। पैसे लेकर वो जो है किरदार अदा करते हैं राम का, लेकिन जो असली राम है, ये यहाँ लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं। हम भी इसका सम्मान करते हैं। असली राम में हम भी आस्था रखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और यही मुद्दा है जी। ये तो मुसलमान का है और आपके जो मंगलसूत्र हैं बहनों और माताओं वो भी सुरक्षित नहीं है। ये आपसे लेके उन्हें दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। होती है, मन में चुभन रहती है इस बात की तो कि आज हमें जो है घुसपैठ के कहा जा रहा है। भाई हमारे जो ब्रिगेडियर थे उस्मान, हमारे वीर अब्दुल हमीद ने 7 टैंक पाकिस्तान के तोड़े, वरना 1965 में वो दिल्ली आ जाते। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। हम उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज जान रहे हैं और उसके साथ साथ देश का मिजाज भी जान रहे हैं। लोकसभा के 2024 के इस इलेक्शन में जनता क्या सोच रही है, जमीनी हकीकत क्या है वो उनके मुद्दे जिन पर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम मेरठ लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। और आपको पता है कि इस पहले फेज के जो वोटिंग हुई है उसके बाद बीजेपी का सियासी मिजाज भी बिगड़ गया है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री के बोल भी बहुत ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने उन्हीं तेवरों में नजर आ रहे हैं जब वो घबराहट हो जाती है, जब उनके माथे पर पसीना आता है, जब उनको हार सामने दिखती है तो वो अपने उसी हथकंडे हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली सियासत पर लौट आते हैं। और हाल ही में उनके तमाम बयान आपने देखे होंगे। लेकिन मेरठ की इस लोकसभा सीट का मिजाज क्या है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से वो उनके मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करने जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र संविधान को बचाना ये उनके लिए मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई ये उनके लिए मुद्दा है, महंगी होती शिक्षा क्या ये उनके लिए मुद्दा है, क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, बीएसपी या बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मैं मेरठ की किठौर विधानसभा जो सीट है उस पर मैं मौजूद हूं और यहां पर मैं लोगों से जानूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर एक मोटा मैं जातीय समीकरण भी मैं आपको बता दूं, अगर मेरठ लोकसभा सीट का, तो लगभग यहां पर 5.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, 3.5 लाख से ज्यादा यहां पर दलित हैं। इसी के साथ ही राजपूत, जाट और सैनी समाज भी यहां पर है। और आपको पता है कि ठाकुरों ने मोर्चा खोला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और वो जमकर बीजेपी के से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहीं पर ही मेरठ में भी आपको पता है कि वहां पर एक बड़ी महापंचायत भी हुई थी। तो क्या इस सबका असर भी यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। यहां जब हम गुजर रहे थे तो यहां हमने देखा कि कुछ लोग मौजूद हैं। एक पंचायत सी यहां पर कुछ लगी हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना बारिश में ना भीगे और इस टीन के नीचे यहां पर कम से कम कुछ लोगों से हम बात करें और उनसे जाने उनके चुनावी मिजाज को। आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर आप खड़ा हो सकें। जी, आपका नाम? राज साहब, मुझे बताइए कि है तो हम किठौर विधानसभा, लेकिन ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। आप अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, आप अपना एमपी चुनेंगे। क्या है इस बार आपके मुद्दे, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं और युवा को जिस तरह से बरगलाया है पिछली सरकार ने। हमारे जो बच्चे हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं, इस वजह से करते हैं कि हम सीधी मिलिट्री में भर्ती हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली थी अग्निवीर, जो 4 साल की होती थी, और 4 साल के बाद में वो हमारा बच्चा क्या करेगा, इस बात के लिए हम बहुत चिंतित और परेशान हैं। जबकि गरीब का बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद में इस नौकरी पे पहुंचता था। तो ये सब मुद्दे हैं। इसके अलावा आप क्या सोच रहे हैं? सुनने में आया था कई बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ है इस बार, कई बार यहाँ कैंडिडेट बदले। क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई या फिर जनता ने एक अपना कोई मिजाज बनाया है? नहीं, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। ये तो अखिलेश जी का अपना एक वो था कि कौन भारी पड़ेगा,
क्योंकि भानु प्रताप जी दिल्ली से आए हुए थे और अतुल प्रधान जी उनकी जो अपनी जाति वोट हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते और यहाँ पे दलित बहुत रेंज का है और इस वजह से उन्हें वो योगेश वर्मा की बीवी वो महापौर रही हैं और वो भी हसनापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे, भारी कैंडिडेट हैं और पूरी अखिलेश यादव की टीम उसमें लगी हुई है। ख़ास तौर पे ये मंत्री जी का वो है विधानसभा क्षेत्र जो बहुत ही लगन और कार्यशीलता से उनके साथ लगे हुए हैं। और तो आपको लगता है सुनीता वर्मा को चुनना एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि यहाँ पर दलित वोट बड़ी तादाद में, क्या वो दलित वोट मायावती को नहीं जाएगा? मायावती ने आज यहाँ पर रैली भी की है मेरठ में। क्योंकि संभवतः आज जो चुनाव खड़ा हो जाता है आके वो बिरादरीवाद पर हो जाता है। यहाँ पे त्यागी करीब 50,000 वोट है। अब अगर 50 का 50 वो मिल जाए प्लस हरिजन भी मिल जाए तब भी वो नहीं जीतेंगे। मुसलमान प्लस हरिजन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे विधायक शाहिद मंजूर जी हैं और शाहिद मंजूर जी को हर वर्ग का वोट मिलता है। इस वजह से यहाँ जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो सर्व समाज के हिसाब से शाहिद मंजूर प्लस ये योगेश वर्मा जी और सुनीता वर्मा जी तो जीत सुनिश्चित है 100 के 100%। अरुण गोविल जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या आपको लगता है कि क्या अति आत्मविश्वास में आकर बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया? वो उनके साथ भी बाहरी जो है ये कहा जा रहा है उनका कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। देखिए जब हम पढ़ते थे तो एक चैप्टर हुआ करता था मिरग मिरीच का, यानी हम ये सोचते थे कि बहुत दूर जाकर हमें पानी मैसर होगा, मगर कभी कभी भ्रम हो जाता है और भ्रम में जो है आदमी मारा जाता है। क्योंकि रामायण के राम जी थे वो एक अलग चीज़ थे। राम जी तो यहाँ पे बहुत पहले से आए हुए थे, हमारे महापुरुष हैं, आस्था है उनमें। अब उसकी चाल यहाँ जो है वो कामयाब नहीं होगी और उससे जो है यहाँ का जो नॉन मुस्लिम वर्ग है वो भी नाराज़ है क्योंकि बाहर के कैंडिडेट को आदमी पसंद नहीं करता है। क्या ठाकुरों की नाराजगी भी इंडिया गठबंधन के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है? अभी मैं गई थी, यहाँ ठाकुरों का गांव है, वहां जाके मैंने लोगों से बात की। उनका एक तरफा कहना है कि हम या तो वोट करेंगे नहीं और वो अगर वोट करेंगे तो उसको करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। नहीं, जब आदमी में नाराजगी घुसती है तो वो तो अपने से जब नाराज होता है तो दूसरे को फायदा होता ही है। और फिर उसके अलावा भी यहाँ जो अखिलेश यादव के जो बहुत बहादुर सिपाही हैं शाहिद मंजूर साहब, वो बड़ी जी जान से उसका चुनाव लड़ा रहे हैं। हालांकि रफ़ीक अंसारी भी लड़ा रहे हैं, अतुल प्रधान भी लड़ा रहे हैं, मगर वो बिल्कुल अपनी करो या मरो की स्थिति पर लगे हुए हैं। और इस वजह से उनका जो पैठ है या वो है पकड़ है वो उनमें भी बहुत है, क्षत्रियों में भी, और उनकी अपनी नाराज़गी भी है, अपनी जाति नाराज़गी भी है। दोनों का फायदा हो रहा है। दोनों को फ़ायदा होगा क्योंकि चुनाव जाहिर सी बात है मुद्दों पर तो लड़ा जाता ही है कि क्या मुद्दे हैं, क्योंकि ये चुनाव किसी एक सीट का नहीं, एक सीट एमपी आप चुनते हैं उसके बाद आप अपना पीएम चुनते हैं, तो ये देश का चुनाव है, ये सबसे बड़ा देश का चुनाव है और ये 2014-2019 से बिल्कुल अलग ये चुनाव है। और कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद हमने देखा कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को लग रहा था कि उसका वोट है, तो वो एक नर्वसनेस बीजेपी में देखने के लिए मिल रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बोल भी बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ की इस सीट का आप ये अंदाजा लगाइए कि आज भी योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर रोड शो था। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी अभियान की यहाँ से शुरुआत की। अब तक 5 बार योगी आदित्यनाथ, जो कि इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 5 बार आ चुके हैं। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि इनकी साख किस तरह से दांव पर लगी हुई है कि एक मुख्यमंत्री को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है उसके फेवर में माहौल उस तरह से नहीं बन पा रहा है। आपका नाम? वसीम अकरम। वसीम, मुझे बताइए कि इस लोकसभा सीट पर मेरठ की किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और क्या है लोगों के मुद्दे जिन पर लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का माहौल बना हुआ है। सुनीता वर्मा जी जो इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है वो जीत रही हैं। मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कभी भी ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक एजेंडा है सांप्रदायिकता का, फिरका परस्ती का, वो ये चाहते हैं कि मेरठ हापुड़ लोकसभा के अंदर भी इस तरह का माहौल बनाया जाए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है अरुण गोविल जी, रामायण में वो राम का किरदार अदा करते हैं, एक सीरियल में, नाटक में। वो एक कलाकार हैं, पैसे लेकर वो जो है किरदार अदा करते हैं राम का। लेकिन जो असली राम है, ये यहाँ लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, एक दूसरे का धर्म का सम्मान करते हैं, हम भी इसका सम्मान करते हैं। असली राम में हम भी आस्था रखते हैं, हिंदुस्तान लोकतंत्र है यहाँ पर, तो असली राम के लिए हम भी जय श्री राम कहते हैं, लेकिन नकली राम के लिए हम कभी जय श्री राम नहीं कहेंगे। वो बाहरी कैंडिडेट हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा की पूरी जनता उनका विरोध कर रही है, पूरी तरीके से जो है चुनाव का पक्ष जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। और आप इस वक्त नेताओं की जननी किठौर में मौजूद हैं। यहाँ पर शाहिद मंजूर साहब विधायक हैं, वो चौथी बार विधायक है यहाँ पर। उससे पहले उनके वालिद साहब यहाँ पर 5 बार विधायक रहे और 5 बार विधायक रहे। किठौर विधानसभा की जनता के साथ शाहिद मंजूर साहब के परिवार का जो रिश्ता है, कवाम से जो एक नाता जुड़ा हुआ है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कोई बाहरी नेता आकर इस रिश्ते को जो ख़त्म करे वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सर्व समाज इनके साथ है। किसी भी बिरादरी के लोग हों वो शाहिद मंजूर साहब के साथ है और शाहिद मंजूर साहब गठबंधन के साथ हैं और पूरी तरीके से गठबंधन। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, क्योंकि मैं एक बात दर्शकों के लिए ये बता दूं कि हम जिस विधानसभा पर में खड़े हैं, किठौर विधानसभा, उनके जो यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। मेरठ जनपद की हम बात करते हैं तो यहाँ से 5 विधानसभाएं आती हैं और इस लोकसभा सीट में, और उनमें से एक जो विधानसभा है उस पर हम फिलहाल खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल मिलकर जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं और शाहिद मंसूरी साहब के का जिक्र यहाँ पर वो कर रहे हैं कि वो बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा रहे हैं और तमाम समाज उनके साथ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर भी, इस विधानसभा पर भी मुसलमान और दलित जो है उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई भी कैंडिडेट हो वो जीतता है। और भी लोगों से मैं बात करूंगी। अपना नाम बताइए। नाजिम, मुझे बताइए कि आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं और इन 10 सालों में आपने क्या कुछ देखा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से आपको कितना अलग लगता है? बेरोजगारी है, बीजेपी सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है, शिक्षा की बात नहीं करती। किसकी बात करती है बीजेपी फिर? हिंदू मुस्लिम की बात करती है, जातिवाद की बात करती है। तो आपको नहीं लग रहा कि इस बार किसी भी तरीके से मेरठ के लोग बटेंगे या बटकर वोट करेंगे? कुछ आपको लगता है ऐसा, या आपको लगता है कि नहीं, इस बार माहौल पिछली बार से अलग है? पिछली बार से अलग है, इंडिया गठबंधन के साथ में है, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे सब। पिछली बार भी तो यहाँ से जो गठबंधन था बीएसपी का, आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का, 4,4200 वोटों से हारे थे पिछली बार यहाँ के जो कैंडिडेट थे। इस बार पिछली बार से आपको क्या लग रहा है? गठबंधन तो इस बार भी है लेकिन आरएलडी नहीं है, इसमें बीएसपी नहीं है। नहीं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? समाजवादी है शाहिद मंजूर साहब का गठबंधन। जी, चलिए आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। इस बार इंडिया गठबंधन की जीतेगा। मुद्दे क्या हैं आपके लिए? महंगाई, बेरोजगारी और यही मुद्दा है जी। सबसे आप बताइए, आपका क्या नाम है? आसिफ अली। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? महंगाई, बेरोजगारी बेरोजगारी और संविधान को बचाने के लिए। अच्छा, जी। तो ये आप लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, क्या आपको लगता है? जी जी, इंडिया गठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे। जी। क्या आपको लगता है, आप यहाँ जब युवाओं से आप बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, जो विपक्ष ये तमाम बातें कर रहा है, क्या लोगों के जहन तक ये पहुंच रही हैं? नहीं, ये तो एक बात तो बताओ जी, आज का युग है जो है वो टीवी का युग है, वो गोदी मीडिया का युग है। हर आदमी के, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है। ये तो हर आदमी जानने आया है कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और हमारे पीएम जो है वो तो बेचारे बहुत ही सीधे और भले आदमी है, कुछ भी कह देते हैं। भाई अभी उन्होंने ये कहा कि ऐसे ऐसे ये जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो है ये तो मुसलमान का है, और आपके जो मंगलसूत्र हैं बहनों और माताओं वो भी सुरक्षित नहीं है। ये आपसे लेके उन्हें दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब ज़्यादा बच्चे किसके हैं, मुसलमान और हिंदू का ही तो फ़र्क उन्होंने डाल दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। घुसपैठिए भी बोला मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों। बैठिए तो खैर हम भाई, हमारी बदनसीबी है, ये तो उनकी सोच है।
जबकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने कंधे से कंधा मिलाया कि हिंदू मुस्लिम रहे, उसमें जो है योगदान दिया आज़ादी में, तो ये तो उनकी बदनसीबी है। क्या इस बात की तकलीफ होती है आपको कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री क्या होती है, मन में चुभन रहती है इस बात की, तो कि आज हमें जो है घुसपैठ के कहा जा रहा है। भाई हमारे जो ब्रिगेडियर थे उस्मान, हमारे वीर अब्दुल हमीद ने 7 टैंक पाकिस्तान के तोड़े, वरना 1965 में ही वो दिल्ली आ जाते। तो इस बात का तो हमें दुख क्या एक टीस है हर मुसलमान के, आज हम घुसपैठिए हो गए, आज हम आतंकवादी हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद में आज खड़गे साहब ने उसका टाइम भी मांगा था उनसे मिलने के लिए कि मैं मैनिफेस्टो छोड़कर उन्हें दिखाऊंगा, इसमें क्या चीज़ ऐसी है पता नहीं। टाइम मिला नहीं मिला ये तो बहुत ऊंची की बात है, ऊंची स्तर के मामले हैं। तो ये तो अब सब कुछ हो रहा है, और फिर उनसे तो अब उन्हीं के ही आदमी नाराज़ हैं। किस किस का नाम लूँ मैं, चाहे विजय राज सिंधिया का नाम ले लो, चाहे नितिन गडकरी का ले लो, क्योंकि उन्होंने भी कल नागपुर में उनसे मिलने की कोशिश नहीं करी। इतने बड़े आहत हैं उनसे, किस वजह से वो तो अंदर खाने वो जाने। तो अब इन सब बातों के बाद में आदमी, मुसलमान भी, हिंदू भी, कोई कौम ऐसी, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो बदलाव ना चाह रही हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो जाट हो। देखिए वहाँ पे जाटों की बेटियों की कितनी बड़ी दुर्गति करी, सबने देखा। इसमें कोई हमारे बताने की बात थोड़ा ही, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, आरएलडी के गठबंधन में ना होने से क्या मेरठ की कोई इस सीट पर किसी तरह का कोई फर्क आप देख रहे हैं? सारी आरएलडी के गठबंधन ना होने से इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब जाट जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। उस करनी और कथनी के हिसाब से, क्योंकि 10 साल इन्हें बहुत नवाजा, उसके बाद में आदमी इससे परेशान होकर, इनकी सब चीज़ों से आहत होकर अब इनसे क्षुब्ध है। आप अपना नाम बताइए। आसिफ मरगूब। आसिफ साहब, मुझे बताइए आप क्या बड़े मुद्दे हैं इस लोकसभा सीट के जिस पर इस बार लोग वोट कर रहे हैं? क्या वो समीकरण हैं जो फेवर में जा रहे हैं मौजूदा जो अभी यहाँ से एमपी हैं, या उनके अगेंस्ट जा रहे हैं? क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, यहाँ का नौजवान हो, किसान हो, या कोई भी जाति, कोई वर्ग हो, जो भाजपा ने 10 साल के शासन में लोगों से झूठे वादे किए, लोगों को बहकाया, फिर बाद में बताया कि ये तो सिर्फ जुमला था, उन सब बातों से परेशान होने के बाद यहाँ का युवा, किसान, नौजवान सब परेशान है, त्रस्त है, और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। और यही सब मुद्दे, बेरोजगारी, नौकरी ना देना, देश में हर वक्त लड़ाने की बात करना, नफरत का माहौल पैदा करना, इन सब मुद्दों को देखते हुए यहाँ का आवाम इंडिया के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के, और उसी की प्रत्याशी जो सुनीता वर्मा है उन्हें विजयी बनाने के लिए। क्या आप इस बात से नहीं नाराज कि यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गठबंधन ने? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, तो पार्टी का होता है, अपना पार्टी का निर्णय है किसको लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। और जो हमारा प्रत्याशी है, हमारी जो प्रत्याशी है सुनीता वर्मा, वो अच्छी प्रत्याशी हैं, मुस्लिम, दलित और लगभग सभी वर्ग, सभी जाति का समर्थन उन्हें मिल रहा है। मेयर भी रही हैं, उनके पति विधायक भी रहे हैं। और किसी तरह का कोई यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मुस्लिम वोट में किसी तरह का कोई भटकाव या फिर बंटवारा किसी तरह का बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी में, या आपको लग रहा है कि इस बात तय कर लिया है? बिल्कुल सभी वर्गों ने, सभी जातियों ने ठान लिया है, कोई बिखराव नहीं है। लोग कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, ये तो हमेशा रहता है, राजनीतिक लोगों का काम होता है, करेंगे अब की बार भी कोशिश, मगर कोई बिखराव नहीं है और किसी तरह का। मायावती ने भी आज रैली की है अब मेरठ में, तो आपको नहीं लगता कि जिस मुस्लिम और दलित वोट की बिना पर ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ये सीट निकाल सकता है अगर दोनों का उनको साथ मिल जाता है, अगर वो बीएसपी की तरफ जाता है तो फिर कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो जा नहीं पाएगा कोई भी, वो सब जानते हैं। और आज मायावती जी ने रैली की है, वो अलग बात है, मगर उनके प्रत्याशी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है आज, उसको भी आपने सुना होगा कि उसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो परेशान हूँ, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो भर पाया, और हर आदमी शराब मांगता है, पैसे मांगता है, वो तो उनका अपना अलग सिस्टम है, उससे कोई बात नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए बसपा की तरफ किसी का कोई रुझान नहीं है, सीधा इंडिया गठबंधन के पक्ष में रुझान है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सामान्य सीट पर एक दलित के बेटे को टिकट दिया है, ये सबसे बड़ा सम्मान है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ से टाइम नहीं था नामांकन करने के लिए, उनको हेलीकॉप्टर से भेजा और नामांकन कराया। ये किठौर विधानसभा है, यहाँ पे शाहिद मंजूर साहब के बेटे नवाजिश शाहिद है, उनको प्रभारी बनाकर भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। पूरा युवा उनके साथ है, पूरी विधानसभा के नौजवान उनके साथ हैं और सभी गठबंधन को वोट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना नाम बताइए।
फरहत अली। फरहत साहब, आप मुझे बताइए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इस सीट का समीकरण आप क्या देख रहे हैं? क्या राजपूतों की नाराजगी का क्या फायदा आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को मिलेगा? क्या एक दलित चेहरा उन्होंने चुना है, क्या इसका फायदा मिलेगा? क्या अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता तो आपको लगता है कि यहाँ पर क्या ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक माहौल करने में बीजेपी को कामयाबी मिलती? कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ें? नहीं, राजपूत तो खुद नाराज है और जो है संविधान को और जी, लोकतंत्र और संविधान। लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है ये। इससे आगे तो विकास का मामला है, शिक्षा का मामला है, बेरोजगारी का मामला है। हर आदमी परेशान है, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी प्रधानमंत्री का आपने बयान आपने सुना होगा, क्या उसका कोई असर आपको ज़मीन पर लग रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी वेट करें कि मुसलमान रिएक्ट करें? दरअसल बात एक और है कि इन सब मुद्दों से, इन सब बातों से लोग ऊब चुके हैं। कोई इस पर कोई अमल करने वाला है नहीं। 10 साल इन्होंने लोगों का बहुत बेवकूफ़ बना दिया और जितना इन लोगों ने करना चाहा था वो कर चुके हैं। अब इनके बस की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आप लोगों को आपस में लड़ा दें या इसका कोई फ़ायदा उठा लें नफरत की राजनीति करके। अब क्या पहले फेज में जिस तरह के नतीजे आए, जिस तरह के रुझान मिले, कम वोटिंग हुई और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि उसको नुकसान हो रहा है, क्या इसके बाद लग रहा है इसीलिए प्रधानमंत्री के बोल इतने बिगड़ रहे हैं? बिल्कुल बौखलाहट है और उनकी भाषा और लैंग्वेज बता रही है कि वो परेशान है। और 400 पार का नारा देने वाले और इतने परेशानी में हैं, इससे लगता है कि वो सब झूठे वादे और परेशानी में हैं। वो उनकी बात चल नहीं पा रही है। जी। तो और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। आगे आए, कुछ और लोग आगे आए, बात करें। आइए आगे आइए। वोट तो करेंगे आप? वोट करेंगे? हाँ, वोट करेंगे। क्या सोचा है, किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जो सही बात है उसी के ऊपर करेंगे। क्या लग रहा है, क्या सही है बात? सही बात तो जो कांग्रेस की लग रही है सही बात इस टाइम अब तो। अच्छा। जी। और वोट तो जो मोदी को देनी पड़ेगी, फूल को मजबूरन। हाँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी, किसको सोच रहे हैं? बीजेपी को। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। जीत तो हो रही है ना। अच्छा। जी। तो ये बेईमानी से जीत जाएगी, वैसे नहीं जीतेगी। जीत तो हो ही रही है। अच्छा। जी। तो आप, बिल्कुल पक्की जीत है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मशीनों से जरा पता चला कि मशीन जो है पता नहीं चलता, पीछे तेरी वोट दी जब भी रहेंगे। तो आपको ये लगता है कि आप वोट किसी को करें, आपको बीजेपी को जाता है? हाँ, बीजेपी को देंगे। अच्छा। इस वजह से देंगे कि जीतेगी वही, क्या कहते हैं, बेईमानी जीते या वैसे जीते। उम्मीद ये नजर आ रही है। जी। तो आप जी, तो आप इनकी कही गई बातों को आपकी मर्जी, आप उसको मजाक भी ले सकते हैं और सीरियसली भी ले सकते हैं। मेरी बात मजाक नहीं है, सीरियस है, बिल्कुल पक्की बात है। आप मुझे बताएं, आप युवा हैं, आप किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? क्या सोचा है आपने? ज़्यादातर तो यही सोचा है, मतलब जो युवा लोग हैं उन को एक तो जॉब नहीं मिल पा रही है सही से। जॉब ये नहीं मिल पा रही कि मतलब जॉब निकलती है और वो कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये गठबंधन मतलब एकजुट हो जाए और सभी से सपोर्ट करें और ये जीत भी हासिल करें। आखिर क्या लगता है आपको ऐसा गठबंधन में जो आपको लगता है कि अगर ये बदलाव हुआ तो हमारे लिए बेहतरी हो सकती है? ऐसा क्या देखा आपने? पहले भी मैंने देखा कि अखिलेश यादव पहले वो बन चुके थे, तो उसमें जो जॉब निकली थी तो उसमें खुली भर्ती हुई थी, उसमें काफ़ी लोग लग पाए थे। और जी इसमें मैंने देखा मोदी जी की उसमें अभी तक जितने भी भर्ती निकली है ज़्यादातर कैंसिल ही हुई है, कैंसिल ही हुई है। जी 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 जी। इंडिया गठबंधन का जो पीएम की दौड़ में है संभवतः वो राहुल गांधी है और कांग्रेस की करनी और कथनी एक जैसी होती है। पीछे उन्होंने वादा किया था कि हम सारे हिंदुस्तान का कर्जा मुक्त कर देंगे, किसान का, उन्होंने किया। अब भी वो यही कह रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो अडानी और अंबानी के 70,000 करोड़ रुपए छोड़ सकते हैं तो मैं गरीबों के, किसानों के कर्जे माफ़ क्यों नहीं कर सकता? वो मैं वहाँ पैसे उधर ना देकर आपको दे दूंगा, तो कम से कम हमें ये तो फ़ायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इस मुल्क को 80 करोड़ आदमियों को नाकारा कर दिया। फ्री राशन देके फ्री राशन देके उसमें एक आदमी को मिला 5 किलो राशन,
और सरकार पे बोझ पड़ गया अरबों खरबों रुपए का। अब अगर ब्लॉक स्तर पे, जिले लेवल पे या कस्बे लेवल पे एक एक फैक्ट्री वो बनवाते कोऑपरेटिव सिस्टम से, और उसमें जो है ये कहते कि लॉस प्रॉफिट आपका रहेगा, मेंटेनेंस आपका रहेगा, ये सब बात आपको देखनी है। मगर क्योंकि सिर्फ उन्हें तो नफरत की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, अब ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू भी समझ चुका है और मुसलमान भी समझ चुका है। क्या घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र लाई है, कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र लाई है और बीजेपी अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, क्या वो जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, जो कि बहुत एक लहीम शहीम आप कह सकते हैं, बहुत इलेबोरेटेड घोषणा पत्र है, हर वर्ग की उसमें बात कही गई है, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है? क्या लोगों की समझ में आ रहा है? हाँ, लोगों तक तो पहुंच रहा है। जो लोग पूछना चाह रहे हैं, जो लोग समझना चाह रहे हैं, जो लोग उसको देखना चाह रहे हैं, पूछ रहा है। क्योंकि जो बेचारे गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, उन्हें तो अपनी रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं, क्योंकि 10 साल में हमारे युवा बेकार फिर रहे हैं, हमारे युवा रोजगार को नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिली, पेपर लीक हो जाते हैं, और बस पेपर लीक होते ही कि आज रेड वहाँ पड़ रही है, आज वहाँ रेड पड़ रही है, आज वहाँ रेड पड़ रही है। भाई रेड से क्या होगा? वे 4 दिन जेल में रह के अपने घर को आ जाएंगे। दूसरा, फार्म जो पैसा अरबों खरबों रुपया इकट्ठा होता, क्या सरकार उसे रिटर्न करती है? ये समस्या यूपी की नहीं है, ये तो ऑल ओवर इंडिया की समस्या है। तो अब बेचारा हमारा गरीब अपने पेट को देखे या मैन्युफेस्टो को देखे, क्या देखे? और भी लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। आप बात करेंगे? अच्छा, आप नहीं, अरे वोट तो करेंगे? वोट करेंगे वोट करें, क्या सोच को? इंडिया गठबंधन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के शायद मंजूर भी हैं और फिर हमारे अखिलेश साहब भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा पहले भी है, और उन्हीं के साथ हम जब तक हमने खुद संभाले जब तक उनके साथ ही चलता है। हाँ, आप वोट तो करेंगे? जी, वोट करेंगे। किस मुद्दे पे करेंगे वोट? शिक्षा और बेरोजगारी पे। अच्छा, तो कौन आपको लग रहा है कि आपके ये मसले ये हल कर सकता है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। सुनते हैं आप राहुल गांधी को? जी, सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, कैसे लगते हैं आपको उनके भाषण? बहुत अच्छे। जी। क्या जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं और उन घोषणा पत्र को जब वो मंचों से बताते हैं, वो समझ में आता है? जी, समझ में आता है। लोगों में भी आगे फॉरवर्ड करते हैं उनके। अच्छा जी। तो जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, क्या उसकी वजह से भी उनकी क्या छवि बदली है, उसका भी क्या असर हुआ? जी, बदली। जी। हिंदुस्तान पहले से सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, मगर कुछ मुट्ठी भर आदमियों ने इसमें फूट डाल के इसे ख़त्म कर दिया। क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क में ना तो इतनी भाषा है, ना इतनी जाति हैं, ना इतने सोना चांदी हीरे जवाहरात खनिज पदार्थ हैं। तो ये तो सोने की चिड़िया पहले भी था और आज भी है, मगर फ़र्क ये हो रहा है कि इसको जो इस्तेमाल करने वाले आदमी हैं वो सोने के आदमी नहीं रहे। ये बदनसीबी है इस मुल्क की। आपका अपना नाम बताइए। शेर अली। पहले मेरी तो सुन ले। आपकी ही सुन रही हूँ मैं। सिर्फ आपकी ही सुन रही हूँ। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो आटा दे रहे हैं गेहूँ, तो अब जो दो वो पिसेगा 5 किलो, वो काय से चक्की में पिसेगा, पैसे कहाँ से आवेंगे? उसको रोटी बनाने के लिए जो आग जलेगी कहाँ से आवेगी? उसको खाने के लिए जो सब्जी होगी वो कहाँ से आवेगी? भाई बुनियादी चीज़ करें कि हमें हर घर से नौकरी मिल जा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। अब ये सब बात है मुद्दे जो पीछे से कांग्रेस ने हिंदुस्तान को कुछ दिया है। करीब 60 साल हो गए मुल्क आज़ाद हुए, जब से 10 साल काट दो अगर, तो 70-75 साल हो गए। तो अगर ये सब कांग्रेस ना करती तो ये तो हिंदुस्तान में कुछ भी ना होता। लेके सुई शहर आज हम प्लेन तक बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, हर चीज़ हम अपनी बनाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हमें मजदूरी के लिए गेहूं काटने लायक भी नहीं छोड़े कि हम जंगल चले जाएं। आपने बहुत गंभीर आपने बातें हैं जो आपने उठाई हैं। आप अपना नाम बताइए। शेर अली। आप मुझे बताइए क्या किन मुद्दों पर आप वोट करें, क्या सोचा है इस बार 2024 में? आप इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, शाहिद मंजूर के साथ हैं। अच्छा। महंगाई बेरोजगारी कुछ दिया है आज तक? ये 57-58 लाख भर्ती करी है, कुछ दिया है का? नहीं, गाली का इस्तेमाल नहीं करें, गाली का इस्तेमाल ना करें। आप बताइए, कुछ दिया है रोजगार?
हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, योगेश वर्मा के साथ हैं। शाहिद मंजूर हमारे नेता हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपनी बातों को बिना गलत बातों का इस्तेमाल किए भी कह सकते हैं, ठीक है? जी 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 हो जाता है जब बिल्कुल। साफ है, बिल्कुल विचारधारा का फर्क है। एक आदमी देश को बांटने की बात कर रहा है, लड़ाने की बात करता है, पाकिस्तान की गाय की बात करता है, रोजगार शिक्षा की या किसी को फायदे की बात नहीं करता। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता विकास की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आगे ले जाने की बात है, या छात्रों को, नौजवान बेरोजगारों को कुछ रोजगार देने की बात है। विचारधारा का फर्क है और इसी विचारधारा से देश का बंटाधार हो चुका है। जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, रुपये की क्या स्थिति है, और विदेशों में भारत का मान बढ़ाया नहीं है, घटाया है। सीमाएं सुरक्षित नहीं है। कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में जाके वोट मांग ले। और 10 साल में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और उनकी सोच ही विनाश की है, विकास की नहीं है। और विनाश की सोच कभी ज़्यादा दिन नहीं चला करती, जितने दिन थी चल गई। अब लोग बदलाव का मामला है, बदलाव है बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे देश की खुशहाली के लिए। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, एक तरफ तो वो राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जीडीपी कहाँ जा रही है, रुपया डॉलर में कितना फ़र्क हो गया है। 2014 में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, सरकारी राशन। इसका मतलब ये हुआ कि 20 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अपने 10 साल के टर्म में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इससे देश विकसित हो रहा है, राष्ट्र निर्माण खराब हो रहा है इससे? ये भी तो कह सकते हैं कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ, ऐसा भारत विकसित करना चाहता हूँ कि मुझे जो है मेरे देश के लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुझे राशन देने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये उनके एजेंडे में है ही नहीं। उनके एजेंडे में सिर्फ विनाश है। वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ये मेरठ की क्रांति धारा है। आप किठौर विधानसभा में हैं, नेताओं की जननी है। यहाँ पर समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, यहाँ पर सांप्रदायिकता को मुंह तोड़ जवाब देने वाले लोग हैं, और यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पूरी विधानसभा शाहिद मंजूर साहब की इंडिया गठबंधन के साथ है, और जो ये रिश्ता है वहाँ के साथ शाहिद मंजूर साहब के परिवार का, ये कोई भी बाहरी नेता आकर ख़त्म नहीं कर सकता है। और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि बाकी विधानसभा का हमें पता नहीं, हम किठौर विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम किठौर विधानसभा से पिछली बार जितनी मतों से लोकसभा प्रत्याशी को जिताकर भेजा था, उससे डबल वोटों से हम यहाँ से सुनीता वर्मा जी को जिताकर भेजेंगे। चलिए, ये आपका कॉन्फिडेंस है। आप बात करना चाहेंगे? बस बदलना चाहते हैं सरकार, बदलाव चाहते हैं। क्यों ऐसा क्या खराब कर दिया 10 साल? हाथ में बागडोर नहीं देना चाहते, दल्ला बदलना चाहते हैं। सरकार राहुल गांधी को लाते हैं। यहाँ मेरठ की लोकसभा सीट के लिए क्या सोच रहे हैं आप? मेरठ में सब जगह से जीतेंगे, गठबंधन जीतेगा। जिताना है। एक काला कानून भाजपा ने बनाया कि ड्राइवर भागेगा नहीं एक्सीडेंट करके, यानी एक तो एक्सीडेंट उससे इत्तेफाक से हो गया, फिर जो ड्राइवर है वो पब्लिक मारे, या तो उसमें इलाज में खर्च करो, या फिर उसकी अर्थी जो है उस अर्थी के साथ साथ उठाए के एक इधर को पूरब को चलेगी, एक पश्चिम को चलेगी। इस वजह से ये बदलाव चाहते हैं। ये बेचारे ड्राइवर हैं। गठबंधन जीतेगा, गठबंधन। अच्छा, आप बात करेंगे? जी बात हमारी यही है जो हमारे भाई साहब ने कही है जी। अच्छा, हम भी ड्राइवर हैं जी। तो आपने भी यही सोचा है? जी। तो एक तरफा आप इसी की तरफ जाना चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं? ड्राइवर है जी। बताओ, अगर रुक गए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो पब्लिक तो हमें जान से मार देगी। अब बताओ, हम उसे उठा के चलेंगे या अपनी जान बचाएंगे? तो आपको लगता है बदलाव से ही कुछ होगा? जी होना चाहिए जी। जो कि ये ना समझे कि हम ही हम है, कोई भी आदमी ये ना समझे। आप आगे आइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गुलफाम अली। आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब की क्या माहौल है फिलहाल यहाँ का? फिलहाल यहाँ समाजवादी पार्टी जो जीत रही है चुनाव इस क्षेत्र में। हाँ, पूरे बल्कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का बढ़िया जोर है। तो आपने 4 जून से पहले ही आपने डिक्लेयर कर दिया? डिक्लेयर कर दिया हमने। लोगों से बात करते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, और मेरा टीचिंग पेशा है, तो लोगों से बात करते रहते हैं। गठबंधन का जो है बढ़िया सीट निकल रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर तो 5 बार अभी योगी आदित्यनाथ आ चुके। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो केवल विधानसभा के लिए है। जो लोकसभा में है, यहाँ इस बार गठबंधन की सरकार बन जाएगी पूरे भारत में इस बार। आप जो कैंडिडेट दिया है इंडिया गठबंधन ने, उससे आप खुश हैं और आपको लगता है उसका समीकरण अच्छा बन रहा है? समीकरण बढ़िया है। दलित भी मिल रही है, मुस्लिम वोट मिल रही है, तो मिल रही है उन्हें 90%।
बाकी जो बीजेपी के एंटी पार्टी है वो सब उन्हीं को मिल रही है एक तौर से वोट। योगेश वर्मा को बढ़िया वोट मिल रही है, सुनीता वर्मा को। तो अरुण गोविल का कोई चांस नहीं बन रहा? नहीं, वो सेकंड नंबर पर आएंगे, सेकंड नंबर पर आएंगे, सेकंड नंबर पर आएंगे वो। हाँ, थर्ड पे जो है यहाँ पे बीएसपी का रहेगा, फर्स्ट पे जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा बहुत बढ़िया वोटों से। मायावती के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आज आई थी मायावती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो दलित वोट है वो भी सब योगेश सुनीता वर्मा को ही वोट कर रहा है यहाँ। लेकिन ये माना जाता है कि एक वोट है मायावती का, जो चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं जाता है उनसे छिटक कर। इस बार वो जो है बीजेपी से परेशान है लोग, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराए उसे हमें सपोर्ट करना है। तो वहाँ पे तो बीएसपी को वोट कर रहे हैं जहाँ बीएसपी का कैंडिडेट भाजपा को जो है हरा रहा है, अदरवाइज वो जो है भाजपा को हराने वाले कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। आप युवा हैं, आप बात करेंगे, वोट तो करेंगे? वोट करेंगे? जी जी करेंगे। वोट है आपका जी। तो क्या सोचा है आपने? चेंजिंग लानी है सरकार के अंदर। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस बार आप वोट करेंगे? महंगाई है सबसे पहली बात है, और नए नए कानून, काला कानून ये ड्राइवर वाला, और थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम में भी बारे में। आपका नाम क्या है? साबिर। आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप, क्या सोचा इस बार? इस मुद्दे पे करेंगे जब जेल में आदमी को मार दें फोर्स के सामने, तो उससे बचना हमें। तो पूरी फोर्स रहे, आदमी मर गया, गिरफ्तार नहीं हो जाए, मजे ले रहे। चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने यहाँ पर बात की है। किठौर विधानसभा है ये मेरठ की विधानसभा है। मेरठ जनपद में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से ये एक है। और सुनीता वर्मा को जो कैंडिडेट बनाया गया है, लोग उससे खुश हैं। उनको ये लगता है कि जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित भी बड़ी तादाद में है और मुसलमान भी यहाँ पर बड़ी तादाद में हैं। अरुण गोविल जो हैं उनको बाहरी कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं, और उस तरह से उनका माहौल नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि 5-5 बार योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आना पड़ रहा है, ताकि उनके फेवर में माहौल बनाया जा सके। और आपको पता है, अरुण गोविल ने रैली निकाली थी, एक रोड शो निकाला था, जिसमें रामायण के जो किरदार हैं, जिन्होंने किरदार उनके साथ निभाया था, उन सबको साथ में रखकर उन्होंने वो रैली निकाली थी, क्योंकि उनको लग रहा है कि यही वाहिद उनके लिए एक ऐसी चीज है, शायद उनको जिता सके, या उनको एक इज्जत के तौर पर शायद उनको हरा सके, शायद